सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सी नो इविल का पार्ट 2 जो साल 2014 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इससे पहले हम लोग इस मूवी का पार्ट 1 भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे देखने के बाद पार्ट 1 भी देख सकते हैं। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द मूवी स्टोरी। फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइकल, क्यारा और क्रिस्टियन ये तीनों मिलके उस सीरियल किलर को मार देते हैं और ये तीनों लोग जिंदा बच जाते हैं। और अब हम इसी के आगे की कहानी देखेंगे। पार्ट 2 की शुरुआत एक कपल को दिखाने से होती है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, पर अभी तक लड़के ने लड़की को अपने दिल की बात नहीं बोली थी। इसमें लड़के का नाम सेठ होता है और लड़की का नाम एमी होता है और ये दोनों लोग एक मुर्दा घर में काम किया करते हैं। बस अब कुछ ही घंटों बाद एमी का बर्थडे होता है और अब एमी की शिफ्ट भी खत्म होने वाली थी, इसलिए एमी यहाँ से जाने वाली होती है। पर तभी सेठ एमी को केक दिखाते हुए उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है, जिसे देख के एमी काफी खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे सेठ के गले लग जाती है। एमी सेठ को बोलती है कि कल मैं अपने फ्रेंडों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही हूँ, वहाँ पे तुम भी इनवाइट हो, तुम्हें जरूर आना है। पर सेठ बोलता कि देखो मेरे पास बहुत सारा काम है, सो मुझे माफ करना, मैं शायद ही आ पाऊंगा। एमी घर जाने के लिए अपने बॉस होल्डन के पास आती है और होल्डन भी एमी को उसका बर्थडे एडवांस में विश करता है। अब एमी अपना कार्ड लेके यहाँ से निकलने वाली ही होती है कि तभी इन तीनों लोगों को टीवी पे एक न्यूज दिखाई देती है। ये लोग देखते हैं कि एक होटल में एक सीरियल किलर ने कई सारे लोगों को मार दिया है और वो खुद भी उस होटल में मरा पड़ा हुआ मिला है, यानी कि अब इनके हॉस्पिटल में 9 और डेड बॉडीज आने वाली थी। इसका मतलब ये था कि अब सेट का काम और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो अकेला उसे नहीं संभाल पाएगा। इसलिए होल्डन एमी से भी रिक्वेस्ट करते हुए बोलता कि प्लीज तुम आज यहीं रुक जाओ, क्योंकि इतना सारा काम अकेले सेट नहीं संभाल पाएगा। इसलिए एमी अपने बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर देती है और इस बारे में अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देती है। इसके बाद में उसी सीरियल किलर को दिखाया जाता है जिसे एम्बुलेंस में डाल के इसी हॉस्पिटल में लाया जा रहा था, पर हम देखते हैं कि इसके अंदर अभी भी जान होती है, इसलिए डॉक्टर इसे शॉक देके बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं बचा पाते और वो सीरियल किलर मर जाता है। अब सारी डेड बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं, जहां एमी और सेट सीरियल किलर की बॉडी को ले जाने लगते हैं और ऊपर ले जाने के लिए डेड बॉडी को एलिवेटर में रखते हैं। इस दौरान सेट बाहर ही रह जाता है और वो कहता है कि तुम चलो, मैं सीढ़ियों से ऊपर आता हूँ। और लिफ्ट के अंदर एमी देखते है कि अभी सीरियल किलर का हाथ थोड़ा सा मूव हुआ है, पर दूसरी तरफ एमी ये भी सोचते कि डेड बॉडीज के साथ ये छोटी मोटी चीजें होना नॉर्मल होता है। हालांकि एमी इस चीज को देख के डर भी जाती, पर वो डरते हुए उसकी बॉडी को लिफ्ट से बाहर निकालती है। पर तभी सेट पीछे से आके एमी को डरा देता है। इसके बाद ये लोग इस बॉडी का वजन और साइज नापते हैं और इस डेड बॉडी का वजन देख के ये लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस सीरियल किलर का वजन 323 किलो होता है और हाइट 7 फीट होती है। एमी को अभी भी इसकी बॉडी में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो उसके मुंह के पास आके उसे देखती है, पर तभी वो हल्की सी ब्लड की वोमिट करता है, जिससे एमी काफी डर जाती है। पर सेट एमी को शांत करते हुए उसे बोलता है कि ये बस एक डेड रेडल होता है, जो कि डेड बॉडीज में होना आम बात है। जिसके बाद सेट एमी से घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर सभी डेड बॉडीज को मुर्दा घर में रख दिया था। अब जब एमी यहाँ से जा रही होती है, पर तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। फिर जैसे ही एमी अंदर जाती है और वो आवाज लगाते हुए बोलती है कि होल्डन ये तुम हो, तभी ये सारी डेड बॉडीज जाग जाती हैं, जिससे एमी बहुत बुरी तरह डर जाती है। पर बाद में हम लोग देखते कि ये सभी एमी के दोस्त होते हैं, क्योंकि एमी के फ्रेंड्स उसका बर्थडे खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आकर उसे बर्थडे सरप्राइज दिया। अब इन सबको यहाँ देखकर एमी भी काफी खुश होती है और इन सभी में से एक एमी का भाई विल होता है। ये एमी के फ्रेंड्स के नाम होते हैं तमारा, कायला, कार्टर और तमारा का बॉयफ्रेंड कार्टर होता है। ये सभी लोग एमी को बर्थडे विश करते हैं और उसका केक भी काटते हैं। जिसके बाद एमी ये सोचती कि उसका भाई विल यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि एमी का भाई विल एमी के काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जिस वजह से इन दोनों में काफी कहा सुनी होती थी। यहाँ पे तमारा सीरियल किलर के बारे में होल्डन से पूछती है, तो होल्डन तमारा को बताता कि अगर तुम उस सीरियल किलर के बारे में जानना चाहती हो तो इसके बारे में तुम्हें एमी और सेट से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही उसकी बॉडी को यहाँ लेके आए थे। अब तमारा वॉशरूम की साइड जाने लगती है और उसके पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड कार्टर भी जाने लगता है। तभी सेट बर्थडे वाले रूम में आ जाता है, जहाँ एमी सेट को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है। इस दौरान सेट और एमी का भाई विल बात करते हैं, जहाँ बातों के बीच विल सेट को बोलता कि मेरी बहन तुम्हें लाइक करती है और इस काम को भी, पर मुझे ऐसा लगता कि मेरी बहन तुम और तुम्हारे इस काम से ज्यादा डिजर्व करती है और इसीलिए मुझे लगता कि मेरी बहन को कहीं और जॉब करना चाहिए, जहाँ उसे इससे ज्यादा पैसे मिले और तुमसे अच्छा कलीग। अब विल की ये सारी बात सुनकर सेट का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर एमी विल के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने सेट को क्या कहा है। विल बोलता है मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर एमी तो पहले ही सेट के फेस से समझ चुकी थी कि विल ने सेट से क्या कहा था, इसलिए वो इस पे चिल्लाते हुए बोलती है
कि मैं अपने लाइफ और अपने काम से खुश हूँ, तुम्हें मेरे काम और मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बोलकर एमी विल से गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। हालांकि विल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। इधर सैड एक डेड बॉडी में नीला लिक्विड भर रहा था। इधर घूमते हुए तमारा और कार्टर उस सीरियल किलर की डेड बॉडी के पास तक आ जाते हैं और तमारा इस सीरियल किलर की डेड बॉडी को देख के काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने भी इस सीरियल किलर के बारे में टीवी पे सुना था, क्योंकि इस सीरियल किलर ने 9 लोगों को जो मारा था। इसके बाद तमारा सीरियल किलर की डेड बॉडी के साथ उल्टी सीधी हरकतें लाइक एडल्ट हरकतें करना शुरू कर देती है। हालांकि ये सब कुछ कार्टर भी देख रहा था, इसलिए वो तमारा को रोकता है, लेकिन नशे की हालत में होने के कारण तमारा नहीं रुकती और कुछ देर बाद इसी डेड बॉडी के पास तमारा और कार्टर इंटीमेट हो जाते हैं। और इधर दूसरे रूम में विल और कायला भी शुरू हो जाती है। इधर इंटीमेट होते होते तमारा का ध्यान सीरियल किलर की डेड बॉडी पे जाता है और वो देखती है कि उसकी डेड बॉडी यहाँ से गायब है। तभी यहाँ की लाइट चली जाती है, जिसके बाद तमारा कार्टर से माचिस मांगती है और जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं इन्हें सीरियल किलर दिखाई देता है, जो कि ना जाने कैसे जिंदा हो गया था। और तभी वो सीरियल किलर इन दोनों पे हमला कर देता है, पर इस हमले में जैसे तैसे करके तमारा यहाँ से बच निकलती है। जिसके बाद वो सीरियल किलर अपनी मॉम की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और अपनी माँ को देख के उसे वही सारी चीजें याद आने लगती हैं जो उसकी माँ उसे बचपन में कहा करती थी कि बुरे इंसानों और उनकी गलतियों को देखो और उन्हें सजा दो। कार्टर जो कि जमीन पे घायल पड़ा था और जैसे ही वो उठ के भागने की कोशिश करता है कि तभी वो सीरियल किलर उसे उठा के बहुत तेज से फेंकता है, जिसके बाद ये यहीं पड़े एक मास्क को पहन लेता है और सभी को मारने के लिए एक खतरनाक हथियार लेकर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एमी विल और कायला को लगा हुआ देख लेती है और अपनी बहन को यहाँ देख के विल रुक जाता है। इधर होल्डन को तमारा की चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसकी तरफ जाने लगता है जहाँ उसका सामना सीरियल किलर से होता है। इससे पहले कि होल्डन उसे देख के वहाँ से भाग पाता, सीरियल किलर उसकी तरफ एक जंजीर फेंक के उसे फंसा के गिरा देता है। अब होल्डन बहुत तेज चिल्ला रहा था, जिसके चिल्लाने की आवाज सुन के विल, क्यारा और एमी नीचे आती हैं और नीचे आके एमी बोलती है कि डेड बॉडी कहाँ गई, जिस पे क्यारा बोलती है कि कौन सी डेड बॉडी। पे एमी बताती है उसी सीरियल किलर की डेड बॉडी जिसने ब्लैकवेल होटल में 9 लोगों को मारा था। विल को यहाँ खून लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे एमी खोलती है और जैसे ये लोग उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं तो ये लोग उसे देख के हैरान हो जाते क्योंकि ये तो कार्टर था जो कि अब मर चुका था। पर तभी यहाँ की लाइट चली जाती है। अब इन लोगों के पास इनका फोन भी नहीं होता क्योंकि फोन्स को होल्डन के लॉकर में रख के अंदर आना होता था। वेल इनके पास लाइटर होता है, ये लोग उसका यूज करते हैं और टॉर्च ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सेट को देखते हैं और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइट क्यों चली गई, पर फिर भी वो फ्यूज चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि किसी ने फ्यूज ही खराब कर दिया है। इधर एमी को होल्डन की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। अब ये तीनों लोग वहाँ से निकलते हैं कि तभी इन्हें तमारा मिलती है, जो इन्हें बताती है कि जब मैं और कार्टर इंटीमेट हो रहे थे तभी वहाँ पे अचानक से वो सीरियल किलर जिंदा हो जाता है, जिसे सुनकर कायला कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है। जिस पे तमारा अपना दिमाग चलाते हुए बोलती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने पुलिस वालों से बचने के लिए मरने का नाटक किया हो। तभी अचानक से एमी को सैड का ख्याल आता है और ये सभी लोग सैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और इधर सैड का सामना अचानक से उसी सीरियल किलर से हो जाता है और सीरियल किलर सैड को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, पर सैड उससे अपनी जान बचाते हुए भागने लगता है। इधर इन तीनों लोगों को एक दरवाजा लॉक्ड मिलता है, जिसे ये लोग खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा दूसरी साइड से बंद होता है। तभी सैड भी उसी दरवाजे के बाहर दूसरी साइड से आ जाता है, जिसे वो चाबी से खोल देता है, जिससे ये तीनों लोग भी उस साइड पहुंच जाते हैं। अब सैड भी एमी को बताता है कि वो सीरियल किलर जिंदा है कि तभी वो सीरियल किलर सैड को पीछे से पकड़ लेता है, पर विल सैड को उसके हाथों से छुड़वा लेता है और ये तीनों लोग यहाँ से भागने लगते हैं, पर वो सीरियल किलर भी दरवाजा तोड़ के इनका पीछा करने लगता है। अब विल अपनी बहन एमी को लेके दूसरी साइड से भागता है और सैड तमारा को लेके दूसरी साइड से भागता है और बीच में कायला वो अलग ही रास्ते में भटक जाती है और इसीलिए सीरियल किलर उसे आसानी से ढूंढ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। अब ये चारों लोग भागते हुए एक ही रूम में आके छिप जाते हैं, पर एक दूसरे की अपोजिट साइड्स। अब वो सीरियल किलर भी इनको ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुका था और वो सैड और तमारा की तरफ बढ़ रहा था और उन्हें बचाने के लिए एमी चिल्लाते हुए खड़े हो जाती ताकि सीरियल किलर का ध्यान भटक सके और वो लोग वहाँ से भाग जाएं। और तभी तमारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है और सीरियल किलर उसकी गर्दन काट देता है, जो कि बहुत दर्दनाक मौत होती है और वो बेचारी मर जाती है। इसके बाद विल वहाँ का सीधा तोड़ देता है और सैड से जल्दी से बाहर आने को बोलता है और अब सैड भी इस तरफ आ जाता है और ये तीनों लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। पर तभी भागते हुए एक कैबिन का वो सीरियल किलर दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाता है और विल पे अटैक कर देता है और वो विल की गर्दन दबा देता है, लेकिन विल ने यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास एक चाकू रखा था, जिसे वो उस सीरियल किलर की बॉडी में घुसा देता है।
पर वो सीरियल किलर उस चाकू को निकाल के विल की बॉडी में ही घुसा देता है, जिससे विल समझ जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। इसलिए वो अपनी बहन और सैड से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। हालांकि एमी अपने भाई को छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन सैड उसे फिर भी खींचते हुए ले जाता है। लेकिन आगे जाके एक जगह ये लोग रुकते हैं और एमी सैड से बोलती है कि मेरा भाई जिंदा है और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती और मैं उसके बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सैड भी विल को बचाने में एमी का साथ देता है और ये लोग पूरी तैयारी के साथ विल को ढूंढने लगते हैं। और इन्हें ढूंढते हुए एक रूम में विल मिल भी जाता है, जिसके हाथ पर बंधे होते हैं और मुंह पे टेप लगी थी। वो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। पर तभी एमी उसके मुंह से पट्टी हटा देती है और मुंह खुलते ही विल कहता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वो यहीं पे है। और तभी उस टेबल के नीचे से वो सीरियल किलर विल का पेट काट के तलवार आर पार कर देता है बहुत बुरी तरह से। इस बार फाइनली वो विल को मार देता है, जिसके बाद वो एमी पे अटैक कर देता है। सैड जो कि उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसे बचाने के चक्कर में वो खुद भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर फिर भी जैसे तैसे करके ये लोग वहाँ से अपनी जान बचा के निकल जाते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं। लेकिन वो सीरियल किलर इनका पीछा करते हुए यहाँ पे आ जाता है और दरवाजे को तोड़ देता है। अब एमी बैठ के रोने लगती है क्योंकि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तो सैड उसे हिम्मत देते हुए कहता है एमी प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ये लोग बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इनके सामने एक लॉक दरवाजा आता है। सैड चाबियों की मदद से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी इन्हें आहट होती है कि वो सीरियल किलर भी यहाँ तक आने वाला ही है। और ये लोग जल्दी जल्दी करके ताले की सभी चाबियां चेक कर लेते हैं, पर ताला तो आखिरी वाली चाबी से ही खुलता है। और ये लोग जल्दी से दरवाजे की दूसरी तरफ आके दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब सैड जो कि बहुत ज्यादा घायल था और उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए एमी मेडिकल रूम में आके उसकी मलहम पट्टी करती है। जिसके बाद एमी सैड से बोलती कि हम लोग खिड़की से निकल के यहाँ से भाग सकते हैं। तो एमी उस खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की पूरी तरह नहीं खुलती। जिसपे सैड बोलता है कि तुम मेरी गाड़ी की चाबी ले जाओ और इस खिड़की से निकल जाओ और जाके पुलिस की हेल्प लेके जल्दी से यहाँ वापस आओ। अब सैड एमी के साथ इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो उस खिड़की से नहीं निकल पाता। अब एमी सैड को एक अच्छी वाली किस करती है और वो खिड़की से निकल जाती है, पर वो कुछ देर बाद वापस आ जाती है और सैड को बताती है कि वो सीरियल किलर बाहर ही है। पर तभी वो सीरियल किलर यहाँ भी आ जाता है और इन दोनों को ढूंढने लगता है। पर तभी एमी को यहाँ से निकलने का एक और रास्ता ध्यान आता है, इसलिए वो सैड को लेके वहाँ से भागती है और दूसरा दरवाजा खोलने लगती है। पर वो सीरियल किलर दरवाजे की दूसरी साइड से एमी के पेट में एक बहुत बड़ा खंजर मार देता है। और एमी की ये हालत देख के सैड बहुत बुरी तरह टूट जाता है और रोते हुए एमी से बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। लेकिन एमी सैड के ही हाथों में दम तोड़ जाती है। इसके बाद सीरियल किलर सैड पे भी अटैक करता है, पर सैड वहाँ से भाग के अपने आप को एक दूसरे रूम में लॉक कर लेता है। पर सीरियल किलर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो इसका भी दरवाजा तोड़ के इस रूम में आ जाता है और वो सैड को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और उठा उठा के यहाँ वहाँ फेंकने लगता है जैसे कि कोई खिलौना हो उसके हाथ में। पर वो सीरियल किलर उसे पीछे से ही खींच लेता है और नीचे पटक देता है। अब जैसे ही वो सीरियल किलर सैड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तो सैड उसी नीली लिक्विड को सीरियल किलर की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और देखते ही देखते ये लिक्विड उसकी बॉडी में पूरी तरह भर जाता है और उसकी आंख नाक मुंह से बाहर आने लगता है। और इस लिक्विड की वजह से ये सीरियल किलर तड़प तड़प के मारा जाता है और इस तरह सैड अकेला ही जिंदा बचता है और इस बिल्डिंग से बाहर आके अपनी गाड़ी लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब आगे उसे रोड बंद मिलता है, इसलिए वो उसे खोलने के लिए अपनी गाड़ी से उतरता है और रास्ता खोलने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी की पीछे वाली खिड़की भी खुली हुई है। और इसका मतलब ये था कि वो सीरियल किलर भी इसकी गाड़ी में ही आ गया था। और अब सैड डर के मारे पीछे हटने लगता है और हम लोग सैड के पीछे ही उस किलर को खड़ा हुआ देखते हैं, जो सैड को सिर से पकड़ के उसकी आंखें नोच लेता है और उसे मार देता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है।